दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे वोमन के बारे में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पंचकर्म की। अब तक हमने पंचकर्म की जनरल इन्फॉर्मेशन बताई, स्नेहन स्वेदन बताया। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे निरामयी वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, वोमन की बात करने के पहले मुझे एक बात आपसे शेयर करनी है कि दोस्तों, अपने देश में और दुनिया में बीमार होने के बाद में मेडिक्लेम मिलता है, बीमारी के इलाज के लिए मेडिक्लेम मिलता है, लेकिन बीमार ही ना हो इसके लिए उत्तेजन करने के लिए कोई कंपनी या कोई सरकार की कोई स्कीम, LIC इनकी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है कि आप जितना स्वस्थ रहेंगे हम उतना आपको ज़्यादा पैसा देंगे, आपको ज़्यादा कमा के देंगे। ऐसी कोई स्कीम है नहीं, जबकि हो रहा उल्टा है। आप बीमार पड़ो तो हम आपको मदद करेंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो आप हमारे पैसे भरते रहो। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मेरी निजी राय है। तो इसके बारे में भी संबंधित कंपनियों ने या सरकारों ने सोचना चाहिए कि अपने देश के लोग जितना ज़्यादा दीर्घायु बिना बीमारी के जिएंगे तो उनका अनुभव अपने देश को बड़ा बलवान बनाने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। अपने देश में आयुर्वेद ऐसी ये होने के बाद में भी जापान की अगर जनरल अप्रोक्सीमेट एवरेज आयु हम देखेंगे लोगों की, तो ये तकरीबन 86-84 ईयर्स इनके आसपास है। वहीं पे अपने इंडिया में जनरल आयु जो है, एवरेज आयु, ये 66 ईयर्स है, जबकि अपने पास आयुर्वेद जैसी ख्यातनाम चिकित्सा पद्धति होने के बावजूद। तो ये जो सोचने लायक बात है दोस्तों। तो जापान में ऐसा क्या है जहाँ पे उनके लोगों की आयु ज़्यादा है और हमारे इंडिया में हमारे लोगों की आयु कम है, वो वहाँ के ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। यही सेम बात चाइना में भी है। तो खैर, ये तो अलग बात हो गई। तो आज हम बात करेंगे वोमन की। वोमन मतलब उल्टी कराना, लेकिन ये आम उल्टी नहीं है। ये उपचारात्मक, उपचार करने के दरमियान जो उल्टी कराई जाती है, दोषों को बाहर निकालने के लिए कराई जाती है, उसे वोमन कहते हैं। इसके अलावा जो किसी बीमारी के लक्षण में हमें वोमिटिंग, नॉजिया जो होता है, उसे हम शास्त्रीय भाषा में छर्दी कहेंगे। तो छर्दी होता है एक लक्षण, वोमन होता है एक कर्म। तो ये भेद है सिम्टम्स में और एक प्रक्रिया में, जबकि कार्य एक ही है, उल्टी कराना या उल्टी जैसा होना। तो कार्य एक ही है, लेकिन दोनों के पैथोफिजियोलॉजी में ये मेन डिफरेंस होता है। वोमन जो होता है, ये वोमन दवा देकर शरीर उत्क्लेशित दोषों को शाखाओं से आमाशय स्टमक में लाकर उसको नज़दीक के मार्ग से बाहर फेंकने की प्रक्रिया को वोमन कहते हैं। उल्टी करवाने के जरिए से ये दोष बाहर आ जाते हैं और दोषों को ऊर्ध्व मार्ग से ही बाहर निकालना, इसे भी वोमन ही कहते हैं। इसके बारे में चरक जी ने कहा है, तत्र दोष हरणम ऊर्ध्व भागम वमनम सद्य कहा। शरीर के ऊर्ध्व भाग से दोषों को बाहर फेंकने की प्रक्रिया को वमन कहते हैं, ऐसा चरक जी ने कहा है। ये मुख्यतः कफ दोष के लिए आज की तारीख में सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा पद्धति में से एक है, कर्म में से एक है वमन। तो ये मुख्यतः कफ दोष के लिए किया जाता है। कफ दोष का स्थान जो होता है, ये आमाशय बताया गया है, मतलब हमारा स्टमक। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे गौर करने लायक है कि अगर हमें सर्दी होती है तो हम क्या करते हैं, ये सर्दी का स्थान क्या है, ये सर्दी कहाँ होती है, तो प्राणवायु तंत्र में होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है, लंग्स में होती है, जहाँ पे हमें कफ पैदा होता है। बराबर है। तो ये कफ पैदा होता है लंग्स में, लेकिन हम परहेज कराते हैं स्टमक से, मतलब ठंडी चीज़ें नहीं खाने को बोलते हैं, गर्म चीज़ें खाने को बोलते हैं। तो ऐसा क्यों? मतलब बीमारी है लंग्स की और आप परहेज करवा रहे हैं स्टमक से। तो ये क्या फिजियोलॉजी है, ये अभी भी मॉडर्न साइंस को मालूम नहीं है, जिसका विवरण आयुर्वेद में कहा गया है। तो इसके पीछे कारण है कि कफ दोष का मुख्य स्थान है आमाशय। आमाशय में ही कफ बढ़ता है और सूक्ष्म स्रोतों से ये कफ, बढ़ा हुआ कफ लंग्स में, प्राणवायु तंत्र में जाता है और वहाँ पे कफ पैदा करता है। इसलिए हमें अगर कफ को नियंत्रित रखना है तो हमें कफ की अवस्था में, कफ दोष बढ़ा हुआ होता है, तब हमें ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। तब हमें गर्म चीज़ें खानी चाहिए, ताकि आमाशय, स्टमक में जो कफ का स्थान है, जिसमें कफ बढ़ा हुआ है, उसका विलयन करने के लिए, उसको पचाने के लिए हमें गर्म चीज़ें खानी चाहिए, ताकि हमारे शरीर में, हमारे स्टमक में बढ़े हुए कफ को हम कम कर सकें और उसके ज़रिए हम लंग्स में बढ़े हुए कफ को भी नियंत्रित कर सकें। तो ये रीज़न है दोस्तों कि हम लंग्स की ट्रीटमेंट आमाशय के जरिए से करते हैं। तो ये फ़र्क है कि 3000 साल पहले भी यही लॉजिक इस्तेमाल होता है, जो आज भी हम देखते हैं प्रैक्टिकली। ऐसा ये वमन है जिसे हम ऊर्ध्व विरेचन भी कह सकते हैं। वमन
इज इक्वल टू ऊर्ध्व विरेचन। तो ये सब शरीर का कफ दोष जो होता है ये चलायमान होकर आमाशय में आता है और आमाशय से ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकाला जाता है। वमन की जो संप्राप्ति है, ये वमन की संप्राप्ति में जो कहा गया है कि इस वमन के लिए जो द्रव्य दिए जाते हैं, वामक द्रव्य, वो उनके गुण उष्ण, तीक्ष्ण, व्यवायी, विकासी, सूक्ष्म और सरगुण के होते हैं। तो इन गुणों से शरीर का जो कफ होता है वो शाखाओं से चलायमान होकर आमाशय में आ जाता है और आमाशय से बाहर फेंक देते हैं। तो इनमें मुख्य द्रव्य है मदन फल, जिसे हम एमेटिक नट भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसका ये उल्टी पैदा करता है, इसलिए इसे एमेटिक नट बोलते हैं। मधु, एष्टी मधु, लवण और वचा, ये भी वामक द्रव्य है। तो दोस्तों, ऐसा वमन हम किन किन रोगों में, किन किन अवस्थाओं में कर सकते हैं, तो उसमें मेन है ऊर्ध्व जत्रुगत, ऊर्ध्व नाभिगत। किसी भी कफ विकारी, कफ दोषों से बाधित पीड़ित रुग्णों में हम ये वमन कर सकते हैं। नवज्वर हुआ तो हम वमन कर सकते हैं। नवज्वर से जो मार्गावरोध हुआ होता है कफ की वजह से, तो उसको निकालने के लिए हम वमन दे सकते हैं। कुष्ठ की बीमारी में, प्रमेह में इसलिए कि प्रमेह जब होता है तो जब नव प्रमेह होता है जिसका कि लॉन्ग स्टैंडिंग होने के बाद में कुछ काल के बाद में उसका मधुमेह में परिवर्तित होता है, जो असाध्य बन जाता है। जब ये साध्य और याप्य होता है प्रमेह, तब हमें अगर वमन कराते हैं तो सिस्टम रिवर्स हो जाती है, तो शायद उसका प्रमेह ठीक हो जाए। लेकिन अगर वो एक बार असाध्य हो जाता है तो फिर वमन देकर भी फायदा नहीं होता है। तो अपची, ग्रंथि, श्वास, कास, इन दोषों में हम वमन कर सकते हैं। अभी किन रुग्णों में हम वमन नहीं कर सकते, तो वात व्याधि, वात प्रकोप, बाल होते हैं, गर्भिणी होती है, वृद्ध जो होते हैं, सुकुमार होते हैं, जो दुर्बल होते हैं, वृद्ध होते हैं, जिनका बल कम होता है, ऐसे लोगों में हम वमन नहीं कर सकते। वमन विधि के बारे में पूर्व कर्मों में तो स्नेहन स्वेदन करना ही चाहिए, आभ्यंतर स्नेहन भी जरूरी है। और इसके साथ में ऐसा 7 दिन करने के बाद में कफ प्रकोपक आहार लेने के बाद में जो 8वां दिन होता है वमन का दिन, वमन दिन, तो उस दिन रुग्ण को कफकर आहार विहार देकर, वैद्य कफकर आहार विहार की सलाह देकर वो जब आहार विहार करके आता है तो उसको वामक द्रव्य चाटने के लिए देते हैं, जिसमें कि मदन फल चूर्ण, वचा चूर्ण शहद के साथ में देते हैं। और इक्षु रस या फिर दुग्ध आकंठ पान कराकर उसे फिर सब कफ इनको इक्षु रस या दुग्ध के साथ में मुख द्वार से बाहर आ जाता है। ये वमन द्रव्य इन सब दोषों को बाहर ले आता है। इसमें अनुपान के लिए या फिर आकंठ पान के लिए यष्टु मधु का क्वाद भी हम ले सकते हैं। और ये वमन जब होता है तो कफ तो बाहर गिरते हुए हमें दिखता है, लेकिन वमन कब तक देना चाहिए, तो जब तक पित्त दर्शन ना हो जाए। वमन में जब तक पित्त दर्शन हो जाए तब तक हमें वमन देना चाहिए। एक बार पित्त दर्शन हो गया तो इसका मतलब आपका सम्यक वमन हो गया, ऐसा लक्षण दिखने पर हमें मालूम होता है कि ये सम्यक वमन हो गया। अभी वमन के पश्चात कर्म क्या है, तो वमन के पश्चात धूमपान कहा गया है। जो ऊर्ध्व जत्रुगत कफ आलिप्त हो जाता है, कफ से हमारे ऑर्गन्स आलिप्त हो जाते हैं, तो उनको निकालने के लिए, कफ को निकालने के लिए, वो आलिप्तता कम करने के लिए हमें धूमपान करना चाहिए। धूमपान में कोयले जलाकर उसमें वचा चूर्ण डालकर उसका धूमपान करना चाहिए, ताकि कफ आवृत नष्ट करने के लिए हमें ये करना चाहिए, जिसमें वचा और कुटकी इन द्रव्यों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वमन कर्म के बाद में हमारा अग्नि प्रदीप्त नहीं रहता है, बुझ गया होता है, तो इसलिए संसर्जन क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। संसर्जन क्रम कैसा है, जैसे कि अगर हम इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि चूल्हे में जब हम अग्नि को जलाते हैं तो एक साथ बहुत सारी लकड़ियाँ नहीं डाल देते हैं। तो पहले थोड़ी सी काड़ियाँ जलाते हैं, सूखी हुई लकड़ी जलाते हैं, उसके बाद में वो अच्छी तरह से जलने के बाद में उस पर बाकी की लकड़ियाँ डालते हैं, तो धीरे धीरे वो अग्नि प्रदीप्त होता है। वैसा ही किसी भी कर्म के बाद में शरीर का जो अग्नि होता है वो एकदम शुद्ध होता है, वो कम होता है। इसलिए उसको पूरा नॉर्मल लेवल तक लाने के लिए हमें उसको थोड़ा थोड़ा करके ही बढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए 7 दिन का संसर्जन क्रम कहा गया है। ये आपको सब आपके वैद्य और ये बताएंगे। तो ये संसर्जन क्रम धीरे धीरे हमको पहले बहुत ही लघु आहार देना है, उसके बाद में थोड़ा सा गुरु ऐसे करते करते हमको 5वें 6वें दिन नॉर्मल आहार पे ले आते हैं। तो इसे बोलते हैं संसर्जन क्रम। दोस्तों, हर कर्म के बाद में पथ्य का बहुत ही अनन्य साधारण महत्व होता है। तो हर कर्म के बाद में पथ्य भी करना चाहिए और अपथ्य को टालना चाहिए। ये हो गई हमारी वमन के बारे में जानकारी। दोस्तों, लेकिन ये वीडियो देखकर आप वमन करने के लिए जरूर प्रवृत्त होंगे, लेकिन इसके लिए आपके वैद्य, आपके डॉक्टर की परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप बीमार हो या ना हो, आपको अगर स्वस्थ दीर्घायु रहना है तो ज़रूर वमन करा लीजिए, ताकि आपके शरीर का दूषित कफ निकल जाए और आपको दीर्घायु प्राप्त हो। तो अब इसलिए अपने वैद्यों के परामर्श से ही जो कार्य करना है वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी थी हमारी ये वमन पंचकर्म के पहले कर्म की जानकारी।
आशा रखता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और ये अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल निरामय वसुधा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन ज़रूर दबाइए, मत भूलिए। धन्यवाद।